ये देखिए, ये एलन का टेस्ट नंबर 2 है ना, डीएलपी टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है, फिजिक्स का सॉल्यूशन है, फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 1 से लेकर के 15 या 16 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन मैंने कर दिया था, ठीक है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे, जितना हो जाए। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, 1 या 1.5 घंटे की कोशिश करूँगा मैं 16 से अप्रोक्सीमेट 40 या कम से कम 16 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक का हमारा इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं बायोलॉजी करा दूंगा, बायोलॉजी का डिस्कशन करा दूंगा इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो वो 1 या 2 दिन में वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक लास्ट वाले लेक्चर में 15 नंबर तक हुआ था, 16 नहीं 15 नंबर तक हो गया था, ठीक है। इसमें हम लोग 15 के आगे देखते हैं जितना कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो जो लोग भी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी डाउट है तो आप लोग देख लीजिए, है ना। जो नहीं भी दे रहे हैं वो कम से कम आप प्रैक्टिस कर लो एक बार। अच्छा पेपर है ये, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो फिर आप कहीं का भी फॉलो करते हो मटेरियल्स कोचिंग का तो अच्छा रहेगा, या सेल्फ स्टडी करते हो तो भी अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड v, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है। व्हेन इट्स ड्राइवर ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रेन और है जो कि इसके आगे है, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि इसके आगे है, सेम ट्रैक पे ना, उसी पटरी पे, जो कि मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से, है ना। ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन इज x, दोनों ट्रेन के बीच डिस्टेंस x है, तो बोल रहा है देन व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन सो अवॉइड कोलिजन। मतलब जो पीछे वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन कैपिटल V जिसकी स्पीड है, वो मतलब कितना ब्रेक लगाए, है ना, ब्रेक का लगाने का रिटार्डेशन कितना होना चाहिए ताकर के दोनों ट्रेन आपस में टकरा ना जाए, है ना। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो पहले वाली जो ट्रेन है, ठीक है, ये पहले वाली ट्रेन है जिसमें आप बैठो, आप ड्राइवर हो, है ना। तो ये जो पहले वाली ट्रेन है इसको मैं ए मानता हूँ, जिसका स्पीड क्या है, एक सेकेंड, जिसकी स्पीड क्या है कैपिटल ए, है ना, इसकी स्पीड क्या है कैपिटल, तो वी ए में मान रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे सेम ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन है जिस पे मैं बैठा हूँ, है ना, और इसको मैं बी वाली ट्रेन मान लेता हूँ जिसकी स्पीड क्या है स्मॉल v, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x। तो दोनों सेम पटरी पे है ना, इसी वाले पटरी पे है, दोनों सेम पटरी पे है। तो बोल रहा है कि देखो अगर ये वाला पीछे वाला ट्रेन अगर v वेलोसिटी से बढ़ता ही जाएगा, ब्रेक नहीं मारेगा तो टकरा जाएगा। तो बोल रहा है कि ब्रेक का रिटार्डेशन क्या होना चाहिए, है ना, मिनिमम रिटार्डेशन क्या होना चाहिए जिससे कि आपस में टकराए ना। अब देखो जब दोनों ही मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन ये किसका है, रिलेटिव मोशन का, है ना। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन सबकी वैल्यू रिलेटिवली पुट करेंगे, है ना, रिलेटिव के रेस्पेक्ट में। तो जब देखो दोनों का मूव करने का डायरेक्शन सेम है ना, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, v रिलेटिव क्या हो जाएगा, वी ए माइनस स्मॉल v, है ना, ये कैपिटल V माइनस स्मॉल v। एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव, तो ब्रेक सिर्फ पीछे वाला लगा रहा है, इसका तो 0 है ना, तो जो एक्सेलरेशन पीछे वाला रिटार्डेशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव। एस रिलेटिव क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, ये हमारा एस रिलेटिव हो गया।
अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये जब हमें पता चल गया तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगाना है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो पहले वाले ट्रेन जब ब्रेक लगाएगी तो यहाँ पे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो मतलब कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल में हम लोग यू रिलेटिव रखेंगे कितना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये है ना, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, तो हो जाएगा 0 बराबर कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी का होल स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, ब्रेक लगाया है ना, तो रिटार्डेशन, तो हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ही बताना है। तो हो जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी का होल स्क्वायर, मैं इसको इधर ले गया हूँ, ठीक है ना, ये माइनस पहले ही से था, ठीक है। तो हो जाएगा 2as, यहाँ से हमारा रिटार्डेशन कितना आ जाएगा, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, और एस की वैल्यू क्या है, एस रिलेटिव कितना है, एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16 नंबर का 4, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। अब देखिए 70 नंबर क्या है, यह 70 नंबर, देखिए 70 नंबर क्या है कि ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर का एक लंबा ट्रेन है, मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 15 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स ए मैन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एक मैन को ओवरटेक कर रहा है जो प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो ये भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने देर में ओवरटेक कर लेता है, 10 सेकेंड में। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द मैन इफ ही वाज रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो मैं इसके लिए इधर बना रहा हूँ, बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो आदमी है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में जब दौड़ रहा है, तो इसको ये ओवरटेक कर लेता है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, जब क्या हो, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो और 15 मीटर से ये दौड़ रहा है। तो ये कितने सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है, 10 सेकेंड में। कब, जब ये 100 मीटर का ये ट्रेन है और मैन की स्पीड कितनी है, ट्रेन मूविंग भी 15 मीटर पर सेकेंड, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे वाले केस में क्या है कि ये ट्रेन जो है ना, ये इधर जा रही है और ये जो आदमी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो जब तुम इक्वेशन बनाओगे, है ना, ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये इसमें जो सिंपल सा इक्वेशन क्या बनेगा कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे कौन सी स्पीड आएगी, तो रिलेटिव स्पीड आएगी, ठीक है। तो टाइम यहाँ से हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वही आदमी का तो कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, है ना। तो डिस्टेंस 100, एस रिलेटिव 100, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 15 ट्रेन की स्पीड माइनस मैन का स्पीड, चलो मैंने ये मान लिया, और टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकेंड। तो 10 बराबर 100 अपॉन 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा, उसको हम इधर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको 10 टाइम कट कर देता हूँ, तो 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर 10। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया। अब हमें अगर ये टाइम पता करना है तो ये हो जाएगा एस रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी वी रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही होगी, है ना, 100 मीटर। वी रिलेटिव कितना होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ट्रेन की कितनी है 15, मैन का मैंने निकाल दिया कितना 5, तो टाइम कितना लगेगा 100 अपॉन 20, मतलब कि 5 सेकेंड, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो 10 सेकेंड में क्रॉस कर ले रहा था, और अपोजिट में जाएगा तो 5 सेकेंड में, मतलब कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था 17 नंबर। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट में बी, है ना, हो सकता है इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीड। अब इस स्टेटमेंट को समझो, बोल रहा है कि एवरेज स्पीड जो है वो कितना हो सकता है, मे बी
अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मतलब कि जनरल जो तुम एवरेज निकालते हो है ना, जैसे कि टोटल एवरेज के 5, जैसे 1 से लेकर के 5 है ना, 1 से लेकर 5 तक अगर तुम्हें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो वही अर्थमेटिक मीन होता है। तो जब तुम इसका अर्थमेटिक मीन लिखोगे एवरेज स्पीड का है ना, तो इंडिविजुअल, दूसरा ऑफ रीजन क्या है इसका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो ये स्टेटमेंट देखो ये तो सही है, हमें 100% पता है कि रीजन इसका क्या है, सही है। अब हमें असर्शन चेक करना है। देखो एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होता है ना, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना। तो मैं टोटल डिस्टेंस अगर लिखूं तो v1 इंटू T1 लिख सकता हूँ प्लस v2 इंटू T2। क्यों, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ कि पहले वो v1 स्पीड से गया तो T1 टाइम के लिए गया होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा v1 T1 प्लस v2 T2 प्लस v3 ऐसे करके, और टोटल टाइम क्या मान लेते हैं हम, कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी आएगी, मान लेते हैं कुछ भी आएगी। अब मैं मे भी लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि मे बी है ना, मे बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो मैं मे बी के लिए क्या करता हूँ कि टाइम की वैल्यू को मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि टाइम जो है T1 बराबर T2 बराबर T3 हो सकता है ना, ये सब किसके बराबर है, आपस में सब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 है ना, सो ऑन है ना, इंटू टी अपॉन एन इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एवरेज स्पीड आएगी v एवरेज कितना आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n है ना, और यही हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है ना। तो यही हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन, मतलब ये जो बात बोल रहा है वो क्या है, ये भी सही है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हमें दिख रहा है कि रीजन जो है इसका कहीं से भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीजन सिर्फ बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एसर्शन रीजन स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, 19। 19 क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज इनिशियल वेलोसिटी, ए प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ पाथ इज। तो हमें उस इक्वेशन ऑफ, उसका इक्वेशन क्या होगा, पाथ का इक्वेशन है ना। तो देखो बाई और इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, बाई और एक्स में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में देखो हमें सिर्फ ये पता है कि जो वेलोसिटी है कितनी है, आई, और तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई कैप है ना, तो 1 आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब हमें पता है ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो क्या होता है, बाई बराबर हम लोग लिखते हैं एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यही लिखते हो ना। यहाँ से हम लोग एक्स और बाई में रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें हटाना क्या क्या है, तो एक तो टेन थीटा देखो इसको हटाना है, और एक ये आर क्या है, रेंज है ना। इन दोनों को अगर हम लोग हटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो देखो इसको इधर करते हैं, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो। तो देखो क्या था, वेलोसिटी बराबर क्या था, आई कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ से हम टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, इससे देखो टेन थीटा आ जाएगा ना, ये थीटा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, बाई अपॉन एक्स। तो बाई कितना है 2 और एक्स कितना है 1, तो हमारा टेन थीटा कितना आ गया 2। ठीक है, तो टेन थीटा तो लिख सकते हैं बाई बराबर एक्स टैन थीटा है ना, बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टैन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक तो हमें टैन थीटा नहीं पता, टैन थीटा हमें पता होगा कितना है, टैन थीटा 2 है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लोग रेंज को क्या लिख सकते हो, देखो मैं क्या लिखता हूँ रेंज को, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई है ना।
ठीक है, अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, है ना। आप यू स्क्वायर साइन 2θ/g भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, बाई बराबर एक्स tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। आर को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, आर को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यू वाई कितना है, तो यू वाई कितना है 2 अपॉन जी कितना है 10, तो ये हमारा आ गया 4/10, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ 4/10, ठीक है। तो अब हमारा बाई और एक्स में रिलेशन आ रहा है क्या 2x, है ना, और ये हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2, और ये कितना आएगा 5, है ना, ठीक है। तो 5x/2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस हो जाएगा 10x²/2, तो यहाँ से हमारा बाई आएगा क्या 2x माइनस 5x², ठीक है। तो 2x माइनस 5x², है ना, ठीक है, बाई बराबर, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, है ना। तो ये हमारा 19 हो गया, ठीक है। चलिए 20, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा 20 नंबर, है ना। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इसमें यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, है ना। एक तो क्या चाहिए, इसका यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कांस्टेंट, है ना, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हैविंग डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन एंड जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो देखो पहले तो हमें क्या चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखो, अगर पहला वाला अगर चेक करोगे ऑप्शन से इसको करेंगे, डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जिधर रहेगा उधर ही क्या होगा वेलोसिटी होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं होगा। अब हम लोग जो सर्कल का मोशन होगा वही एक्लिप्स का होगा, क्योंकि देखो सर्कल लगभग लगभग ऐसे होता है ना, ठीक है, सर्कल, ठीक है, सर्कल क्या होता है ऐसे ही होता है ना, और एक्लिप्स क्या होता है ऐसे, है ना। तो दोनों का मिलता जुलता है, ठीक है, सर्कल और एक्लिप्स का क्या है लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो अगर देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना, और लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, मतलब डायरेक्शन क्या होता है बदलता रहता है ना, ठीक है, डायरेक्शन इसका बदलता रहेगा, ऐसे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन इसका बदलता रहेगा। तो क्या है कि इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म नहीं है ना, मतलब कि ना तो सर्कल होगा और ना ही एक्लिप्स होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पैराबोला। बाकी ज़्यादा डिटेल आप कैनेमेटिक्स में इसको या मोशन प्लेन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ करा दूंगा कि ये कैसा पैराबोला आया, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही समझो कि अलग करके हम लोग कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर क्या है, इन अ सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है, बैटरी ऑफ द 12 वोल्ट कनेक्टेड विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम, द पावर लॉस इनसाइड बैटरी। तो इनसाइड बैटरी का मतलब इस जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे कितना पावर लॉस होगा। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका, है ना। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, है ना, और एक्सटर्नल कितना है 5 ओम, और ये कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले मैं करंट लिख लेता हूँ, करंट क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है 12 वोल्ट और R कितना है 6 ओम, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है इंटरनल पावर लॉस, है ना, इनसाइड द बैटरी, मतलब इस वाले सिस्टम से कितना पावर लॉस हो रहा होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I² इंटू R। आई कितना है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, सॉरी 1 ओम, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है, आई है 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 वॉट का पावर लॉस हो रहा होगा। तो 21 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट, है ना। इसके आगे हम लोग चलते हैं 22
22 नंबर। अब 22 नंबर में क्या है, फॉर गिवन सर्किट सो इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट इक्वेशन बताना है। अब देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, है ना। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको बस क्रिचॉफ्स लॉ लगा करके ऑप्शन को फाइंड करना है। तो देखो इसमें जब आप जैसे भी करते हो, मैं कैसे करता हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है ना, ठीक है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को मान लेता हूँ कि इस साइड से अगर करंट आ रहा है, इधर से ही करंट आ रहा है इसमें, है ना, तो इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव और इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव में मानता हूँ। आप जैसे करते होगे वैसे ही किरचॉफ्स लॉ लगाना। इसमें भी करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। अब देखो इधर से भी करंट आया और इधर से भी करंट आया, तो ओवरऑल इसमें करंट जा रहा होगा, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो मैं किरचॉफ्स लॉ इस वाले लूप में, ठीक है, इस वाले में मैं किरचॉफ्स लगाता हूँ, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, तो कैसे लगेगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाले ए पॉइंट से, वापस यहीं पे आऊँगा, है ना, लूप अगर लगाऊंगा वोल्टेज वाला लॉ, तो ठीक है। तो मैं अगर लिखूँ तो यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, तो पहले हमें क्या मिलेगा, बैटरी का जो बाद में मिलेगा बैटरी का पोटेंशियल, उसी को लिखना है ना, तो U1, ठीक है। और फिर देखो बाद में क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो माइनस का I इंटू आर, तो I कितना है, I1, I इंटू रजिस्टेंस कितना है, X, ठीक है। फिर मैं इधर आया, फिर हमें क्या मिला, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस का E2, और फिर क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, तो प्लस का बाई इंटू कौन सा करंट, इसमें कितना है, करंट कितना है, I1, है ना, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, E1 I2 X, ये I2 है ना, सॉरी ये I1 नहीं है, I2 है, ये I2 X और प्लस E2 और I1 इंटू वाई बराबर 0, ठीक है। आप बाकी सब चेक करके बताना है ना कि आपका और कौन सा सही आ रहा है, ठीक है। तो हमें पहला में ही मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 का फर्स्ट। 23 पे चलते हैं। 23 क्या है, और वायर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। आई बराबर क्या होता है, NE और V इंटू डी, जिसमें देखो आई तो क्या है, ये तो करंट है ना, एम्पियर। N क्या है, नंबर डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। ये तो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ए क्या है, एरिया, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यही n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा I अपॉन EAVD। तो यहाँ से हम लोग n फाइंड कर सकते हैं क्या, तो इधर मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा, I कितना है हमारा, 5 एम्पियर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और ए कितना है, एरिया कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 10⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁷, और ड्रिफ्ट स्पीड कितनी दी हुई है, 10⁻⁻3। तो यहाँ से हमारा नंबर डेंसिटी कितना आ जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा 7 और 3 10 और -19, है ना, तो 29 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻29 अपॉन 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻28, है ना, ये 50/8 हो जाएगा, और 50/8 क्या होता है, 6.25, है ना। तो ये हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, 24 में क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज रो, वॉल्यूम दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड रेजिस्टेंस 3 ओम, देन इट्स लेंथ विल बी, हमें क्या निकालना है, लेंथ। तो हमें पता है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, ρL/A। तो यहाँ से ρL/A, तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी RA अपॉन रो, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, एरिया क्या हो गया, एरिया देखो नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, तो हम वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, तो हम लोग एरिया को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो वॉल्यूम कितना है 3 मीटर क्यूब अपॉन लेंथ नीचे आ जाएगा और रो की वैल्यू को रो दिया हुआ है, तो अब देखो ये वाला लेंथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 अपॉन रो, तो एल बराबर आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ रो, है ना, तो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ रो क्या है सेकेंड ऑप्शन है 24 का 2, ये हो गया 24 नंबर। अब चलते हैं 25, 25 है, देखो 25 अच्छा क्वेश्चन है। हीटिंग एलिमेंट हैज रेजिस्टेंस 100 ओम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो 100 ओम कम था रूम टेम्परेचर पे, है ना, तो आर नॉट हम इसको मान लेते हैं 100 कब था रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री मान लेते हैं, 27 डिग्री मान क्या लेंगे होता ही है। व्हेन इट कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट स्टेडी करंट इज 2 एम्पियर पासेस इन इट टेम्परेचर, तो अगर उसमें करंट पास कर रहा है तो उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, उसमें 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो हमें बताना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा R इक्वल टू आर नॉट, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन वाला यही फार्मूला होता है। अब देखो इस वाले फार्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है, तो देखो आर नॉट की जो वैल्यू होती है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पुट करके निकालते हैं वगैरह हम करके, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आर नॉट को मैं मान रहा हूँ 27 डिग्री पर जो वैल्यू थी उसको मैं आर नॉट मान ले रहा हूँ, मान सकते हो क्योंकि यहाँ क्या निकलेगा चेंज दिया हुआ है डेल्टा टी, है ना, ठीक है। अब देखो आर हमें नहीं पता है तो ये आर कहाँ से आएगा, तो ये 220 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, जब करंट कितना पास हो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से हमारा कितने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से हमारा आर कितना आ जाएगा 220 अपॉन 2 मतलब कि 110 ओम, है ना, तो आर कितना होगा 1 1 एंड 0, आर नॉट कितना मान लिया था मैंने पहले ही 100, 1 प्लस अल्फा निकालना है, डेल्टा टी कितना होगा, तो सॉरी ये रूम टेम्परेचर 0 डिग्री मानना पड़ेगा, है ना, डेल्टा टी 500 एंड इट टेम्परेचर 500, अच्छा देखो ये टेम्परेचर जो है 500 नहीं दिया हुआ, ये क्या है मोर देन ऑफ रूम टेम्परेचर, ये 27 ही रहने दो, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से 500 ज़्यादा है ना, तो ये कितना हुआ होगा 527, ठीक है, या रूम टेम्परेचर जितना भी होगा, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 527 माइनस 27 500 ही रहेगा, ये ऑलरेडी पहले से ही चेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 500 ही रहेगा। अब जब तुम इसमें से अल्फ़ा सॉल्व करोगे, है ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ, 25 का आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड वाला, करोगे तो आ जाएगा, है ना, 2 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहेगा, ठीक है, आएगा तुम्हारा आंसर, ये डेल्टा टी चेंज है ना, केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में ये सब सेम रहता है। 26 नंबर देखो, इन द व्हीट स्टोन ब्रिज, अब इसमें देखो इसमें थोड़ा सा क्या है कि सबटाइटल एरर है, या जो कॉपी किया है क्वेश्चंस उसमें अच्छे से वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन और है जिसमें नहीं पता है तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो 27 नंबर क्या है, 27 नंबर है कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ द लेंथ 40 सेंटीमीटर whose end are maintain 80 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इतना देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको आप लोग याद ही रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं V/R, है ना, या V/D लिख दो, तो यहाँ हमें V दिया हुआ है कितना 80 वोल्ट और D दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना भाई, है ना, तो 40/100, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ से हम लोग मोबिलिटी निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 5 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 200, तो ये हो जाएगा 2.5, है ना, ये 2.5 हो जाएगा, और ये 2 0 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻6, मतलब 2.5 × 10⁻⁻6, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए 28 पे चलते हैं, तो 28 क्या है
फाइंड करंट इन 60 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले में हमें 60 ओम के रेजिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी। मैं कैसे करूँगा मैं बता देता हूँ। तो देखो मैं इसको, इस वाले को मैं V मान रहा हूँ, है ना, इस वाले जंक्शन को V मान रहा हूँ और इसको मैं अर्थिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थिंग करने पे इसका पोटेंशियल मैं 0 मान रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इस, अगर ये वाला, इस जिसको मैंने अर्थिंग किया है इस वाले पॉइंट को, तो अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सिंपल वायर है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब जब यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 है ना, और ये 4 वोल्ट है, तो V की वैल्यू ऑलरेडी डायरेक्ट आ जाएगी कितना, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब हमें V की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखो एक सर्किट बन गया ना हमारा, ये वाला है ना, ये वाला सर्किट बन गया। तो हम लोग डायरेक्ट करंट क्या लिख सकते हैं, देखो 4 है ना, इसमें से मैं इसमें लगा दूंगा, है ना, ठीक है, नोडल मेथड पोटेंशियल वाला। तो मैं लिख सकता हूँ 4 - 9/16, है ना। V माइनस यहाँ से यहाँ तक का करंट लिख दूंगा। डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ मैं करंट वाले चैप्टर में बताऊंगा, या देख लेना आप लोग जैसे करते हो इसको ऐसे करना, वैसे करोगे, या तो क्रिचॉफ्स भी लगा सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो मैं बता दूंगा, जिसको जिसको डाउट होगा एक बार कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में ना, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना के कि कैसे लिखते हैं। तो हमारा करंट डायरेक्ट आ जाएगा कितना, -5/16 एम्पियर। अब देखो करंट माइनस आया, इसका मतलब मैंने क्या माना है कि करंट इधर जा रहा होगा, तो माइनस यही बोल रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब कि करंट क्या आएगा, इसके उल्टे डायरेक्शन, ठीक है। तो 5/16 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 का 2। तो ये था 28 नंबर। अब चलते हैं 29 पे। 29 देखो 29 भी, इसमें भी क्या है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको 29 को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 क्वेश्चन था जिसमें अच्छे से डाटा दिख नहीं रहा था, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 30 पे। 30 क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो इसको फिर मैं वैसे ही करूँगा, जब ये वाला पॉइंट अर्थिंग है ना, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो ये इसके बीच में सिंपल वायर है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। और ए वाले को मैं V मान ले रहा हूँ, तो इसका V होगा, तो ये भी V और ये भी V। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो करंट क्या होगा, इस जंक्शन पे करंट क्या होता है, 0। तो मैं I1, I2 और I3 मान रहा हूँ, है ना। I1 + I2 + I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मैं लगा सकता हूँ ना जंक्शन लॉ। तो ए का पोटेंशियल मैं इस वाले पॉइंट का मैं करंट अगर 0 करूँ तो क्या लिखूँगा, I1 के लिए क्या हो जाएगा, V - 10/2, है ना। I2 क्या हो जाएगा, V - 5/1। I3 क्या हो जाएगा, V - 10/1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस वाले दोनों इक्वेशन को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा, V - 10 + 2V - 10 + 2V - 20 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2V और V, 5V बराबर 20 और 10 30 और 10 40। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। 30 का 3। 31 देखिए। अब 31 मैंने ऐसा क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो टेस्ट था, है ना, टेस्ट नंबर 3, उसमें इसके बाद जो टेस्ट हुआ, मतलब उसका सॉल्यूशन मैंने पहले कराया था, टेस्ट नंबर 3, उसमें मैंने कैपेसिटर का करके बताया था, लेदर वाला प्रॉब्लम। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो पहले देख लो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना, 1 सेकेंड में। अब देखो इस वाले में क्या है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो देखो ए के बीच में एक 2 लगा हुआ है, और ये यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है ना, ये 2 ओम, और बीच में ऐसे फिर लेदर ये बनता जा रहा है ना। मतलब कि ऐसे एक और मैं बना लेता हूँ, एक और यूनिट। अब देखो इसके बीच में क्या है, अब देखो अगर ये लेदर ना होता, मतलब कि मान लो कि अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो इसका इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में क्या होता, आर ए इक्विवेलेंट आर ए बी होना कितना चाहिए था, 3 ओम। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो लेदर वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ, अब देखो 2 वाले में तो कुछ नहीं जुड़ा है, 1 वाले के पैरेलल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड हुआ है ना। तो जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। जैसे
2 और 2 को तुम पैरेलल में ऐड करोगे तो 2 से वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। उसी तरह इसमें क्या हुआ है कि इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में कुछ पैरेलल में ऐड हुआ है, तो इस 1 ओम की वैल्यू घटेगी, मतलब आर ए बी के बीच की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम आएगी और 2 से ज़्यादा आएगी, है ना, 2 ओम से ज़्यादा आएगी। तो हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, कैसे 2 से ज़्यादा आएगी, देखो मिनिमम इस 2 से तो कम नहीं हो सकता ना, 2 में कुछ ना कुछ जुड़ा है ना, और 3 से वैल्यू कम आई है, कैसे, अब इसको डिटेल में मैं लेक्चर में बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो हमारी वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन 2, आर ए भी क्या आएगा, 2 से तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 और 3 से कम। तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू अगर एक मिल रहा है तो सही है। देखो 1 प्लस √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.72 प्लस 1, मतलब इस 2.72, है ना, ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ये देखो 2 प्लस 1.7, है ना, तो ये 3.7, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो मैं जो मेथड है ना, वो मैं बता देता हूँ, है ना, नहीं तो बोलोगे कि खाली बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। देखो करना कैसे है, ये इस वाले पॉइंट को मैं, इस वाले जो बचा हुआ लेदर है उसको मैं मान ले रहा हूँ कि उसका इक्विवेलेंट कितना है, x, है ना, और तो जब इसका इस वाले आगे वाले पार्ट को छोड़ के, एक यूनिट छोड़ के बचे हुए का अगर इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट x है, तो x में अगर हम छोटा सा पार्ट जोड़ देंगे तो r इक्विवेलेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आर ए बी की वैल्यू में मान रहा हूँ कि लगभग लगभग x के बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखेंगे, 2 तो क्या है, 2 के साथ क्या है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक के साथ x क्या है, पैरेलल में है, तो मैं आर ए बी की वैल्यू क्या मान लूँ, x, है ना, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट आएगा x, उसके सामने मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो मैंने सर्कल ब्राउन कलर से बनाया है, इसको ब्लू कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी है, x, और इस x के सामने ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, वो क्या होगा, नेग्लेजिबल, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये इनफाइनाइट पार्ट है, तो मैं x बराबर लिख सकता हूँ। अब जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो ये 2 तो क्या है, इसके साथ ये 2 वाली जो वैल्यू है इस बाकी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है और इसका वैल्यू कितना है, x, तो ये x और 1 क्या है, पैरेलल में है ना, तो 2 के साथ तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे, और 1 और x पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन 1 प्लस x, है ना। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका आंसर कितना आएगा, 1 प्लस √3। तो मैंने दो मेथड बता दिए हैं, ज़्यादा मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर सारा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, 32 नंबर देखो, 32 नंबर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल डिफ्लेक्शन 2 मिली एम्पियर। अब देखो गैल्वेनोमीटर वगैरह तो शायद नीट में है नहीं, सिलेबस से हट गया, तब भी क्वेश्चंस दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 मिली एम्पियर टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ द रेंज 0 to 20 वोल्ट, द रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 200 ओम। अब देखो गैल्वेनोमीटर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में, तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में, है ना, और एमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो रेजिस्टेंस को हम लोग शंट करते हैं, एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करते हैं। तो इसका फुल डिफ्लेक्शन कितना है, 2 मिली एम्पियर, है ना, तो इसको हमको बनाना है क्या, एक वोल्ट मीटर जिसका मैक्सिमम रेंज कितना हो, 20 वोल्ट। ठीक है, द रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। तो पहले से रेजिस्टेंस कितना था, 200 ओम। तो देखो 200, ये जो 200 ओम जो पहले से रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट जा रहा होगा, 2 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो सिंपल सा तुम ये सब नहीं मत याद रखना, V बराबर IR तो तुम्हें पता है ना, है ना। तो फाइनल वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट मैक्सिमम, तो यही लेना पड़ेगा ना। करंट कितना है, 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ अब हमें, मैं R मान रहा हूँ टोटल R इक्विवेलेंट, है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 200 ओम प्लस कैपिटल R, जितना जोड़ेंगे, तो मैं टोटल R ही मान ले रहा हूँ, उसको मैं बाद में माइनस कर दूंगा। तो R टोटल कितना आएगा हमारा, इसको तुम इधर ले जाओगे तो R टोटल कितना आएगा, 20/2 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10, है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, मतलब
इतना हमारा आर फाइनल आ गया। अब देखो ये तो टोटल आ रहा है ना, आर टोटल कितना आया 10⁴। जब तुम 20 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर पास करोगे 20 वोल्ट के लिए। अब पहले से भी तो कुछ परसेंट था, पहले से कितना परसेंट था 200, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा, उतना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से 200 में माइनस कर दूंगा, तो हम ये 1 2 3 4 और 200 मैंने माइनस किया तो 0 0 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 9 और ये 0 है ना, मतलब 9800 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में इसको कैसे करते हैं ये तो मैंने सिंपल तरीका से बताया, मैं बता दूंगा ठीक है लेक्चर्स में। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अ मीटर रीड 1 एम्पियर, इट्स रेजिस्टेंस 0.81 ओम। अब इसका रेंज हमें बढ़ाना है 10 एम्पियर तक, तो शंट कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखो अमीटर कैसा होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और इसको IG बोल देते हैं, है ना, और इससे करंट जा रहा होगा कितना 1 ओम। अब जब तुम इसको शंटिंग करोगे, स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ लगाओगे, है ना, तो स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे तो ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू है, देखो पैरेलल में तुमने कुछ जोड़ा है और बहुत छोटा जोड़ा है ना, तो ओवरऑल ये वैल्यू और घट जाएगी, तो यहाँ से करंट फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये रीड कर रहा था 1 एम्पियर, अब ये कितना रीड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब इसका और इसका वोल्टेज क्या होगा, दोनों का सेम होगा, गैल्वेनोमीटर और शंट का। तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 0.81 ओम, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.81 V बराबर IR और 1 एम्पियर, इसको मैं बराबर कर दे रहा हूँ। शंट रेजिस्टेंस हमें लगा है कितना हमें नहीं पता, स्मॉल r, और का टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर, है ना, तो इस वाले शंट वाले रीजन में से कितना जा रहा होगा 9 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा स्मॉल आर आ जाएगा कितना 0.81/9, मतलब कि 0.09 ओम का शंट इसमें ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जल्दी हो गया, बाकी ये मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जब आप लोग कमेंट्स में जिसको जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट वाले सेक्शन में आप बताइए, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 का 4। अब देखो 34 क्या है, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम शो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है dx/dt, है ना, तो बेसिकली हमें इसका क्या करना है dx/dt के स्लोप को देखना है, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल जाएगा। अब देखो स्लोप कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या था 90 डिग्री एंगल से कम था, बाद में क्या हुआ स्लोप 0 हुआ है ना, यहाँ पे 90 tan थीटा क्या हो गया 0, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया है निगेटिव, tan थीटा क्या हो गया 90 से ग्रेटर, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या थी पहले पॉजिटिव थी, बाद में 0 हुआ, बाद में निगेटिव, मतलब कैसा स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप। कैसा है ये डिक्रीजिंग स्लोप, है ना, तो वेलोसिटी टाइम का कैसा स्लोप आएगा डिक्रीजिंग, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट डिक्रीजिंग और नेगेटिव स्लोप होगा, है ना। ठीक है, अब 35 देखो, 35 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है 35 वाले में, द रीडिंग ऑफ अमीटर इज, इस वाले अमीटर ये लगा हुआ है ना, तो इसका रीडिंग बताना है। अब देखो ये 6 और ये 3 है ना, ये 6 है, ठीक है, ये 6 और ये 3 है, ये 3 है और ये 6 है। अब ये 6 3 पैरेलल में लगे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2, और इसका इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा 2, R1 × R2/R1 + R2 से, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2, और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 एम्पियर। अब ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा, तो देखो करंट का डिवीजन कैसे होता है, तो देखो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसको कैसे निकालते हो आप जैसे भी निकालते हो मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये कितना है करंट जो है रेजिस्टेंस V बराबर क्या होता है V बराबर I × R, है ना। अब ये दोनों के लिए क्या होगा वोल्टेज क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, इस दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम ही होगा ना, पैरेलल में लगा हुआ है, तो V कांस्टेंट है ना, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, I क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2, 3:6 है ना, तो 1:2, तो करंट का रेशियो क्या होगा 2:1,
तो 2:1 2 एम्पियर को 2:1 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम में कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर, और 6 में कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा 2/3 एम्पियर। 35 का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। चलिए 36 पे चलते हैं। 36 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें VA माइनस VB बताना है। अब देखो ये एक सर्किट है ना, इसमें बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है सारे सीरीज में। अब देखो इसकी पोलैरिटी क्या है, उल्टी है, और ये दोनों की सेम है, तो हम लोग I लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे और एक को माइनस कर देंगे, है ना। तो 2E और माइनस E, तो बचेगा क्या E अपॉन रेजिस्टेंस सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो 3 × R। ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब मैंने अभी बताया VA माइनस VB निकालना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखो करंट कैसे जाएगा, अब देखो दो बैटरी था ना, दोनों इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो हमें VA माइनस VB लिखना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं B से A की तरफ जाऊँगा। तो B से A की तरफ जाओगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का I × R। I कितना आया, E अपॉन 3 × R, और रेजिस्टेंस कितना है R, और फिर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल E। तो ये R से R कट जाएगा, तो हमारा VA माइनस VB कितना आ जाएगा, माइनस का E/3 और प्लस का E। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2E/3। तो 36 का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, 37 देखिए, 37 क्या है, एन आइडेंटिकल सेल each of the EMF of E and the resistance R are connected in series in same polarity। मतलब कि ऐसे कनेक्टेड है ना, ये R मतलब सीरीज में सेम पोलैरिटी में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी, और एंड द टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट मतलब टर्मिनल को जोड़ दिया है। तो हमें I वर्सेस N का ग्राफ बताना है। अब देखो इसमें करंट निकालो, तो करंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएगा N × E, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा N × R। तो I क्या हो जाएगा E अपॉन R, मतलब कि जो I है, करंट है, वो क्या है, N से इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ सेल कितना भी रहेगा उससे हमें मतलब नहीं है। करंट क्या हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट क्या है, कांस्टेंट। तो जब तुम I और N में ग्राफ बताओगे तो हमारा करंट ऐसा कुछ दिखेगा, कांस्टेंट। ये N से उसको मतलब ही नहीं है ना, डिपेंड ही नहीं करेगा N पे, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 का फर्स्ट। 38 देखो, करंट थ्रू द ईच सेल, हमें ईच सेल मतलब इस वाले सेल और इस वाले सेल में सब में कितना करंट रहेगा। तो देखो तीनों पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो पैरेलल में लगा है तो सबका पोटेंशियल सेम होगा, मतलब कि 10 वोल्ट की बैटरी होगी, तो I निकाल लो, तो I कितना हो जाएगा 10, और ये तीनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1 ओम है ना, 3/3 1 ओम, और एक 4, ये हो जाएगा 1 ओम इसका हो जाएगा, और ये 4 है ना, तो करंट हो जाएगा 10/5 मतलब 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये तीनों में बटेगा, तो एक में कितना जाएगा 2/3 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का 3। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग एक बार नोट्स देखो, है ना, ठीक है। तब पर भी नहीं समझ में आया तो मुझे फिर कमेंट्स में बताओ, मैं एक करंट का लेक्चर ले लूँगा। अभी तो थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है ना, क्लासेस मेरी रहती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसको समझाने का, ठीक है। तो आप बताओगे, है ना, लाइक करो, है ना, तो उतना जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। 39 देखो, 39 क्या है, फॉर द गिवन सर्किट द करेक्ट ग्राफ इज, गिवन सर्किट है, इसमें हमें ग्राफ बताना है 39 में क्या होगा। अब देखो इस V का और I का ग्राफ चाहिए, इस वाले V का और ये I का ग्राफ चाहिए। देखो I क्या हो जाएगा यहाँ पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो V मतलब इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के का पोटेंशियल है ना, तो इसको V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, ऐसे ही तो लिखते हो, E माइनस आई इंटू स्मॉल r, यही तो होगा V, है ना। तो अब देखो क्या है कि
V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। अब देखो इसको ग्राफ से कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है कि करंट बढ़ रहा है, करंट सब में बढ़ रहा है, तो जब तुम करंट को बढ़ाओगे और ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो V की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और बाई बराबर एम एक्स माइनस सी, ये लीनियर रिलेशन है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा 39 का फर्स्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन क्या होगा, घटेगा, वैल्यू बढ़ेगी नहीं। अब 40 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर कॉपर। ये तो डायरेक्ट नीट में आया हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कॉपर के लिए कैसा ग्राफ आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रो और टी का ऐसा ग्राफ आता है।